अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सी शार्प की इम्प्लीमेंटेशन। तो इसको शुरू से हम लोग करते हैं। नया प्रोजेक्ट ले लिया, अपने विजुअल स्टूडियो को ओपन किया। विजुअल स्टूडियो को ओपन करने के बाद आपने एक नए प्रोजेक्ट को कर लिया। नए प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक किया तो ये आप लोगों के पास एक्सपेंड करेंगे। जब आप लोग विजुअल स्टूडियो सी शार्प को, तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल टेम्पलेट आ रहे होंगे। अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ऊपर जाना है, विंडोज एप्लीकेशंस के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपने कंसोल एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी। एक नेम नज़र आ रहा होगा, ये जो नेम है ये आप लोगों के प्रोजेक्ट का नेम है। और उसके बाद लोकेशन है कि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है वो आ रही होती है। और सोल्यूशन नेम कि आपके एक सोल्यूशन के अंदर मल्टीपल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ जी इंट्रो टू सी शार्प। इंट्रो टू सी शार्प ये रख लिया। आप चाहो तो अपने जो सोल्यूशन का नेम है वो चेंज भी कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो इंट्रो टू सी शार्प ये फर्स्ट को मैं इसको कर देता हूँ न्यू। ठीक है, ये मेरे सोल्यूशन का नेम हो गया और ये मेरे पास है प्रोजेक्ट का नेम हो गया। इसको मैं ओके करता हूँ तो ये मेरे पास आ गया। अभी देखो ये जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन के अंदर मेरे पास एक प्रोजेक्ट आ गया हुआ है, अगर आप देख सकते हो खुल के। तो ये मेरे पास आ गया प्रोजेक्ट एक और सी शार्प, ये मेरे प्रोजेक्ट का नेम है और ये मेरे सोल्यूशन का नेम है। एक सोल्यूशन के अंदर आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये मतलब पता भी चल रहा होगा कि यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है। अभी बात करते हैं हम लोग ये इसका एक, जब भी आप लोग स्टार्ट करते हो सी शार्प की एप्लीकेशन को, कंसोल एप्लीकेशन है तो ये आप लोग के पास इस तरीके से कुछ व्यू देता है। कुछ इसमें लाइब्रेरी फाइल्स ऐड की गई हैं। उसके साथ एक जो आप लोगों के प्रोजेक्ट का नेम है वो आपकी नेम स्पेस हो जाता है। नेम स्पेस क्या है? नेम स्पेस आप लोगों की मल्टीपल क्लासेस को हैंडल करने के लिए यूज होती है ताकि इसके अंदर कोई रिडंडेंसी नहीं आए। तो प्रोग्राम क्लास है, उसके अंदर मेरे पास एक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन जो बाय डिफॉल्ट इसका होता है वो आ गया हुआ। तो अभी ये कुछ लाइब्रेरी फाइल्स मतलब ऐड हो गई हैं, इसके भी इतनी ज़रूरत नहीं है लेकिन ये फिर भी ऐड कर दी है। मैं इनको स्किप कर देता हूँ क्योंकि अभी इनकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पेश आने वाली। तो ये मेरे पास नेम स्पेस है। नेम स्पेस का काम क्या है? ये यूजिंग जो नेम स्पेस हम लोगों ने ली है, ठीक है, सिस्टम की, इस सिस्टम नेम स्पेस का काम क्या है, ये काम क्या करती है इसको देखते हैं। तो मेरे पास कंट्रोल के अंदर एक मेन फंक्शन है। आपको पता है कि कोई भी प्रोग्राम ले लो, जो मेन फंक्शन होता है ये आप लोगों का मेन एंट्री पॉइंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, कि जो जितनी भी एग्जीक्यूशन है वो आप लोगों की मेन के फंक्शन से होती है। तो यहाँ पे मेन के फंक्शन के अंदर जिस तरह हर प्रोग्राम के अंदर हेलो वर्ड्स होता है तो हम लोग भी हेलो वर्ड्स को कंपाइल करके देखते हैं। तो कंसोल मेरे पास एक क्लास है जो क्या है, ये सिस्टम लाइब्रेरी से आ रही है कंसोल डॉट। अब ये इसके मुख्तलिफ फंक्शंस और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास राइट का फंक्शन है, राइट लाइन का फंक्शन है, मल्टीपल मेरे पास आ जाते हैं। तो मैं राइट के फंक्शन को यूज करता हूँ। तो राइट का जो फंक्शन है, इसके जो 17 ओवरलोडेड फंक्शंस पड़े हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं राइट को लेता हूँ। राइट लेने के बाद अब इसके अंदर मेरे पास कंसोल के राइट के आगे जो ओवरलोडेड फंक्शन है इनकी बूलियन वैल्यू लेते हैं। इसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स के हिसाब से इसको ओवरलोडेड किया गया है। कैरेक्टर वैल्यूज के, डेसिमल वैल्यूज के साथ, डबल वैल्यूज के साथ, फ्लोट वैल्यूज के साथ, इंट वैल्यूज के साथ, लॉन्ग वैल्यूज के साथ, ऑब्जेक्ट वैल्यूज के साथ, मतलब मल्टीपल कर सकते हैं। हम लोग स्ट्रिंग के साथ काम कर रहे हैं तो स्ट्रिंग वैल्यूज को ले लेते हैं। स्ट्रिंग वैल्यू में क्या है जी, मैं सिंपली कर देता हूँ जी हेलो वर्ड्स। ये क्या है, ये मेरे पास आ गया सिंपली एक, जिस तरह आप लोग सी शार्प के अंदर सी प्लस प्लस के अंदर सी आउट का फंक्शन लिखते थे। ठीक है, और उसके अंदर वैल्यूज ले देते थे। प्रोग्राम को मैंने बिल्ड किया। जब बिल्ड करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के पास उसकी सारे के सारे स्टैट्स आ जाते हैं कि ये बिल्ड सक्सीड हो गया हुआ है। अगर कोई एरर है तो एरर लिस्ट आ जाती है, अगर कोई वार्निंग्स है तो वार्निंग्स वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ तो ये आया सिंपली वही सी प्लस प्लस के अंदर मसले मसाइल आते हैं
कि आपका जो एग्जीक्यूशन है, जो आपकी आउटपुट स्क्रीन में ये स्टे नहीं कर रही, तो उसको स्टे करने के लिए मेरे पास एक और क्लास है कंसोल डॉट रीड लाइन, कि जब तक यूजर कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा तब तक जो इसकी आउटपुट विंडो है या जो इसकी आउटपुट रिजल्ट्स वाली विंडो है वो अपीयर डिसअपीयर नहीं होगी, तो वो अपीयर ही रहेगी। तो ये देखो कंसोल डॉट राइट लाइन का जो फंक्शन है ये हमारे पास आउटपुट का काम करता है। अभी कंसोल के अंदर हम लोगों ने सिस्टम की बात की कि सिस्टम क्या काम करती है। अगर मैं सिस्टम को यहाँ से क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ डबल फॉरवर्ड स्लैश के साथ, तो अभी देखो प्रोग्राम के अंदर जो कंसोल है, कंसोल की एग्जिस्टेंस नहीं है, वो समझ नहीं रहा कि जो कंसोल है क्या, कंसोल ड्राइव कहाँ से हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर कंसोल को ऐड तो कर दिया लेकिन इसकी वजह से कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा कि ये आ कहाँ से रही है। तो सिंपली जिस तरह से आप लोग करते थे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी वाला काम, कि अगर आपको वो करने थे तो आपको सिर्फ एसटीडी प्रोग्राम के शुरू में लिखना पड़ता था, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता था, हर किसी के अंदर जाकर उसको एसटीडी और जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है उसके साथ उसको बताना पड़ता था। तो सेम लाइक मुझे सिस्टम की जो सिस्टम है ये, क्योंकि सी शार्प जो है ये केस सेंसिटिव है, इसीलिए तो ये जो उसका नाम है उसी नाम से ये उसको लेगी। तो सिस्टम डॉट कंसोल डॉट ये इसका फुली क्वालिफाइड जो है रेफरेंस है कि ये कहाँ से आ रही है, ड्राइव हो रही है। तो सिस्टम इसीलिए शुरू में लिख देते हैं कि जितनी भी सिस्टम लाइब्रेरी से ड्राइव होने वाली क्लासेस हैं उनका रेफरेंस बार बार ऐड नहीं करना पड़े, तो इसीलिए प्रोग्राम के शुरू के अंदर यूजिंग के साथ उस रेफरेंस को ऐड कर दिया जाता है ताकि बार बार नहीं करना पड़े। फिर नंबर 2 पे हम लोगों ने देखा था कि इसका दूसरा एक फंक्शन है कंसोल डॉट राइट लाइन के नाम से, वो क्या करता है, कंसोल डॉट राइट लाइन, ये फंक्शन क्या करता है। न्यू लाइन। अगर आप लोग इसको मैं पीसी करें करता हूँ और प्रोजेक्ट को मैं रन करता हूँ, तो देखो जो मेरे पास कर्सर है ये जहाँ पर अपनी वैल्यू को आउट कर रहा है, जहाँ पर अपनी आउटपुट वैल्यूज को दे रहा है, कर्सर की पोजीशन से वेरी नेक्स्ट होती है। जो कंसोल डॉट राइट का फंक्शन है वो क्या करता है, जहाँ पर आउटपुट स्ट्रीम खत्म होती है वहीं से कर्सर की नई पोजीशन स्टार्ट हो जाती है। जबकि कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, लाइन को ब्रेक कर देता है। अभी देखो जब कंसोल डॉट राइट का फंक्शन हमने लिखा था तो कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा था, मीन टू से कि कर्सर यहाँ से वैल्यू डिमांड कर रहा था, यानी कि नई इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है। और कंसोल डॉट राइट लाइन का जो फंक्शन हम लोगों ने यूज किया है तो वो बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, जो कर्सर की पोजीशन उसको नेक्स्ट लाइन पे मूव करता जा रहा है। अब अगर मैं इसके नीचे कंसोल डॉट राइट वाला फंक्शन ही लिखूंगा तो दिस इज अनदर लाइन, और इसको मैंने रन करके देखा तो देखो कंसोल डॉट राइट लाइन वाले फंक्शन ने क्या किया था, कर्सर को नेक्स्ट पोजीशन पे मूव कर दिया था। अब ये कंसोल डॉट राइट वाला फंक्शन है तो ये इसने आउटपुट वैल्यू देने के बाद फौरी जो अपनी कर्सर पोजीशन है वो सेम रखी है। तो कंसोल डॉट राइट लाइन और कंसोल डॉट राइट के फंक्शन के अंदर बस यही डिफरेंस है कि ये क्या करता है, जो कर्सर को ये मूव नहीं करता है नेक्स्ट लाइन पे, जबकि कंसोल डॉट राइट लाइन जो है वो ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देता है। यहाँ तक तो हो गया इसकी जो आउटपुट विंडो है। कंट्रोल के और सी ये मेरे पास क्या होता है, शॉर्टकट की होता है इसको कमेंट करने के लिए। तो इसको कमेंट किया, कमेंट करने के बाद अब चलते हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो डाटा टाइप्स होती हैं ये सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। जो डाटा टाइप है ये उसके बगैर तो आप कोई काम ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जितना भी
आप लोगों की यूजर से इनपुट लेनी है, कोई कैलकुलेशन करनी है, कोई रिजल्ट सेव करना है, वैल्यूज लेकर आनी है, जानी है, वो सारे का सारा काम आप लोगों का वेरिएबल्स के साथ होता है। और जो वेरिएबल है, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए या उसको इनिशियलाइज करने के लिए आप लोगों को डाटा टाइप्स चाहिए होती हैं। तो डाटा टाइप्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक जरूरी इंग्रेडिएंट होता है। तो सेम लाइक सी शार्प के अंदर भी कुछ डाटा टाइप्स हैं। इसमें आ जाते हैं कुछ डाटा टाइप्स जो है वो वैल्यूज टाइप है और कुछ है रेफरेंस टाइप। ठीक है, वो देखते हैं कि वैल्यूज टाइप और रेफरेंस टाइप के अंदर फर्क क्या होता है। जो वैल्यूज टाइप आप लोगों की डाटा टाइप्स होती हैं, ये जो क्रिएट करती हैं वो स्टैक के अंदर करती हैं। जो इनकी क्रिएशन होती है वो स्टैक के अंदर होती है, और जो इनको वैल्यूज असाइन होती है वो कंपाइल टाइम पे हो जाती है। जबकि जो रेफरेंस टाइप होती हैं वो हीप के अंदर जाकर रहती हैं, और जो इनकी वैल्यू असाइन होती है इसको रन टाइम के ऊपर होती है। बात करते हैं सबसे पहले इंटीजर डाटा टाइप की। इंटीजर डाटा टाइप ले ली कोई भी वैल्यूज आप इसको दे सकते हो। फर्स्ट और मैं इसको नंबर दे देता हूँ, ये इसकी डिक्लेरेशन, और साथ में मैं इसको कोई वैल्यू दे दी, ये इसकी इनिशियलाइजेशन होगी। अभी ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन का मतलब है कि मेरी वो बता रहा है कि जी ये जो नंबर आपने लिया है इसको आपने वैल्यू असाइन तो कर दी, लेकिन ये यूज कहीं नहीं हो रहा। ठीक है, इसको वैल्यू असाइन तो कर दी है लेकिन ये कहीं पर भी यूज नहीं हो रहा। तो अगर मैं इसको करूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसको मैं दे देता हूँ जी नंबर, तो ये आ गया। ये इसकी जो इसके नीचे ग्रीन सजेशंस आ रही थी वो खत्म हो गई। अब हम देखते हैं कि इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जो डाटा टाइप्स हैं उनकी कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं। तो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आती है। ये प्रोग्राम मेरा रन हुआ, F11 से मैंने को किया, तो ये देखो ये जो आर्गूमेंट है इसको डिस्कस करते हैं अभी कि ये जो आर्गूमेंट है ये क्या है, ये काम किस तरह से करती है। ये मेरे पास आ गया इंट नंबर, और ये जो वैल्यू है ये इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, जो इसके अंदर अगर कोई भी वैल्यू नहीं दोगे तो ये 0 जो है ये बाय डिफॉल्ट इसको मिल जाएगी। और इसको मैं रन करता हूँ तो ये इसने वैल्यूज देगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होता है कि इसको बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसको कोई भी वैल्यू दिए बगैर, नंबर को कोई वैल्यू दिए बगैर इसको मैं रन करता हूँ, कंपाइल किया तो वो यहाँ पे एरर दे रहा है। अच्छा, ये तो मैंने चला दिया। तो वो दे रहा है कि यूज ऑफ दी अनअसाइंड लोकल वेरिएबल नंबर, कि आपने नंबर एक वेरिएबल लिया लेकिन इसको असाइन क्यों नहीं किया, क्योंकि इंटीजर टाइप जो है ये कभी भी नल नहीं हो सकता। ठीक है, इंटीजर वैल्यू को आपकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है ये उससे आपने इसको असाइन करना। क्लियर यहाँ तक। हमारे पास इंटीजर टाइप आ गई। इंटीजर के साथ दूसरी भी कुछ टाइप्स होती हैं जैसा कि फ्लोट। ठीक है, अगर इसको मैं सेम नंबर दे दूँ तो वो नहीं लेगा। अगर इसको मैं NO यानी कि कैपिटल N के साथ वैल्यूज देता हूँ तो ये इसको कंसीडर कर लेगा। इसको वैल्यू मैंने दे दी 10, और इसको रन करने के लिए मैं देता हूँ नंबर, यानी कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जो नंबर ये और नंबर ये, इन दोनों के अंदर क्या है डिफरेंस है। ये बता रहा है कि लोकल वेरिएबल इंटीजर टाइप है, जबकि ये मेरे पास है लोकल वेरिएबल है फ्लोट टाइप का। ओके किया, इसको रन करते हैं तो देखो जो फ्लोट है, फ्लोट की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू वो 0.0 है, जबकि जो इंटीजर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसके अंदर आ रही है वो 0 है। इसकी टाइप बता रहा है, साथ में इसकी वो डेटा टाइप क्या है वो बता रहा है। इसको ओके किया तो ये 10 आ गया। अब इसमें यह है कि फ्लोट के अंदर अगर मैं कोई पॉइंट्स के अंदर वैल्यू देखता हूँ जिस तरह 10.9, तो ये मुझे एरर देना शुरू कर दिया इसने। एरर क्या है जी, लिटरल ऑफ द टाइप डबल कैन नॉट बी implicitly converted to the type float। ठीक है, वो कह रहा है कि ये implicitly क्या है कि यानी कि सिस्टम इसको खुद
चेंज नहीं कर सकता फ्लोट के अंदर। क्यों? क्योंकि जब पॉइंट्स के अंदर कोई वैल्यू दे दी जाती है तो उसको कंसीडर करते हैं एज अ डबल, तो डबल को वो फ्लोट के अंदर कन्वर्ट नहीं करता बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो इसके लिए आपको एफ जो है ये यूज करना पड़ता है एज अ स्फिक्स। ये मैंने सॉल्यूशन को बिल्ड किया, बिल्ड करने के बाद इसको मैंने रन किया, तो अब ये जो पॉइंट वाली वैल्यू है ये उसके साथ भी काम करेगा। सो कंटिन्यू किया तो ये मेरे पास नंबर आ गया 10.9। सेम लाइक इंटीजर है, इंटीजर के बाद डबल, डबल के अंदर भी मैं क्या देता हूँ जी वैल्यू इज इक्वल टू कोई भी डबल वैल्यूज आप इसको दे देते हो। अब डबल में और फ्लोट के अंदर जो डिफरेंस है वो भी तो आप लोगों को बताता हूँ। वैल्यू शो कर दी और इसको मैं रन करता हूँ। ये देखो मेरे पास जो नंबर है इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू आ रही थी वो 0.0 और जो पॉइंट के बाद की आ रही थी वो 10.9। और अगर इसको मैं लेके चलता हूँ आगे तो ये वैल्यू के अंदर पॉइंट्स के अंदर ही वैल्यूज आ गई। कि मुझे इसके अंदर जो लिटरल है एफ देने की ज़रूरत नहीं पेश है, जबकि इसके अंदर मुझे जो इसका अगर पॉइंट के अंदर कोई वैल्यू लेता हूँ तो मुझे सिस्टम एरर देता है कि जी आप इस तरीके से काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इसको अब कंसीडर कर रहा है डबल वैल्यू। ठीक है, ये उसको क्या कर रहा है, लिटरल ऑफ द टाइप डबल कैन नॉट बी इम्प्लिसिटली कन्वर्टेड टू फ्लोट। कि अब ये बेशक यहाँ पे मैंने डेटा टाइप फ्लोट लिख दी हुई है, लेकिन फिर भी वो इस वैल्यू को क्या कंसीडर कर रहा है, डबल की वैल्यू कंसीडर कर रहा है। तो डबल की वैल्यू को फ्लोट के अंदर वो इम्प्लिसिटली कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन चाहिए होगी। तो इसके लिए यूज करते हैं फिक्स एफ। ठीक हो गया। जबकि ये डबल की जो वैल्यू मैंने ली है इसकी पॉइंट के अंदर जो वैल्यूज दी है तो इन पॉइंट्स की वैल्यूज के साथ मुझे कोई भी फिक्स देने की जरूरत पेश नहीं आई। रन करते हैं और प्रोग्राम कंपाइल हो गया हमारा सक्सेसफुली। इसके बाद आ जाती है हमारे पास कुछ दूसरी डेटा टाइप्स, जैसे कि करेक्टर। करेक्टर के अंदर मैं इसको ले लेता हूँ ch इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू, जिस तरह मैंने ए ले लिया। और अगर मैं एक और करेक्टर वैल्यू लिखता हूँ जिसको मैं देता हूँ जी ch1 और इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अभी देखो जो सिंगल कोटेशन है ये हमेशा आप लोग यूज करते हो करेक्टर वैल्यूज के लिए, जबकि जो डबल कोटेशन है ये स्ट्रिंग वैल्यू होता है। अभी एरर अगर देखो तो कैनॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्टेड टाइप स्ट्रिंग टू करेक्टर की, करेक्टर को स्ट्रिंग वैल्यू को करेक्टर के अंदर सिस्टम कन्वर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा डबल होते हैं इसके अंदर जो वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग वैल्यू कंसीडर की जाती है। करेक्टर वैल्यू आ गई, करेक्टर के बाद हमारे पास आ जाता है कि एक स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग वैल्यू ले ली जैसा कि नेम इक्वल टू, इसको ये मैंने वैल्यू असाइन कर दी। और अगर मैं इसे रन करूंगा तो ये हो जाएगा। अगर इसे मैं दे देता हूँ वैल्यू सिंगल कोटेशन के अंदर, अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब वो एरर दे रहा है कि एम्प्टी कैरेक्टर लिटरल, और इसको रन करते हैं नो एम्प्टी कैरेक्टर लिटरल के। अब वो कह रहा है कि ये कैरेक्टर वैल्यू, अगर मैं फर्ज करूँ इसको ए दे देता हूँ, अब देखते हैं cannot implicitly convert type character to string के। अब ये वैल्यू जो है ये कैरेक्टर टाइप है, जबकि ये मेरे पास जो वैल्यू है ये स्ट्रिंग टाइप है। ये किया, इसको कोई भी वैल्यूज दे दी, यूजर नेम अहमद
और ओके किया, ये प्रोग्राम सक्सीडेड, डन हो गया। तो ये कुछ डेटा टाइप्स हैं हमारे पास जो काम करती हैं। अब इसमें जो ये डेटा टाइप्स थी हमारे पास, कुछ जो वैल्यूज टाइप थी। अब बात करते हैं रेफरेंस टाइप की जो डेटा टाइप है वो कौन कौन सी है। अब फर्ज करो मैंने इंट ले लिया 0, इन सभी को फॉर द टाइम बीइंग मैं क्या करता हूँ कमेंट कंट्रोल के सी, ये मेरे पास एक नंबर है, इस नंबर को मैंने के लिए 0 और मैं एक लेता हूँ ऑब्जेक्ट ओबीजे इज इक्वल टू, मैं इसको असाइन कर देता हूँ नंबर। यानी कि ये मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट टाइप है, जबकि ये मेरे पास क्या है, एक वैल्यू टाइप है। ठीक है, अगर देखो तो स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, ये जो सिस्टम डॉट इंट 32 बिट के शुरू में देखो तो ये इसकी टाइप होती है कि किस टाइप का है, ये तो ये स्टब टाइप का है। यानी कि स्ट्रक्चर जो होते हैं ये आप लोगों के डिक्लेयर जाकर होते हैं स्टैक के अंदर, जबकि ऑब्जेक्ट को देखो तो ये क्लास टाइप है। ठीक है, तो क्लासेस आपकी जितनी भी डिक्लेयर्ड होती हैं वो हीप के अंदर होती हैं। तो ये हमारे पास हो गया वैल्यू टाइप और ये हो गया मेरे पास रेफरेंस टाइप। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक वैल्यू टाइप को कन्वर्ट कर रहा हूँ इसके अंदर ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर, ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर, और इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं बॉक्सिंग। ठीक है, कि जो जो ऑब्जेक्ट टाइप है इसको हमने इसमें कर दिया। अगर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन करता हूँ, इसको हमने चेंज कर दिया अपने रेफरेंस टाइप के अंदर। अब जब रेफरेंस टाइप से यानी कि हीप से स्ट्रक्चर्ड वैल्यू में आपको आना है तो आपको अनबॉक्सिंग करनी पड़ती है। जैसा कि मैं नंबर को दे देता हूं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दे दिया, तो अब वो उसको क्या कर रहा है, बता रहा है वो कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप ऑब्जेक्ट टू इंटीजर। यानी कि जब ऑब्जेक्ट है वो इंटीजर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता, जबकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, एक इंटीजर टाइप वैल्यू ली थी और उसको कन्वर्ट किसमें किया था, एक ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर। तो जो इंटीजर वैल्यू थी वो ऑब्जेक्ट के अंदर इजीली कास्ट हो गई थी, यानी कि इम्प्लिसिटली कास्ट हो गई थी, जबकि ऑब्जेक्ट वैल्यू जो है वो इंटीजर के अंदर इम्प्लिसिटली कास्ट नहीं होती। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीजर के अंदर इसको कास्ट करना पड़ेगा। ठीक हो गया, और इसको मैं करता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, और ये मैंने किया रन नंबर इसके अंदर। प्रोग्राम को मैं बिल्ड करता हूँ, वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस करंट कॉन्टेक्स्ट, ये वैल्यू यहाँ से आ गई, इसको हमने किया, कमेंट नहीं थी। अब दोबारा से प्रोग्राम को रन करते हैं, प्रोग्राम सक्सीडेडली कंपाइल हो गया। अब इसको रन करते हैं तो वो वैल्यू जो भी इसके अंदर वैल्यू दी थी हम लोगों ने, जैसा कि मैं कर देता हूँ जी 20, और इसको 20 वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास बॉक्सिंग के आ रही है, और ये अनबॉक्सिंग की। अनबॉक्सिंग से क्या मुराद है, अनबॉक्सिंग से मुराद ये कि आप जो ऑब्जेक्ट टाइप है उसको कन्वर्ट कर रहे हो इंटीजर टाइप में, यानी कि ऑब्जेक्ट को आप वैल्यू टाइप में कर रहे हो। ये वैल्यू टाइप थी, जो इंटीजर है ये वैल्यू टाइप है, और इस टर्म को हम लोग बोलते हैं अनबॉक्सिंग। ये जो हमारे पास टर्म होती है इसे बोलते हैं हम लोग अनबॉक्सिंग। तो यहाँ तक थी हमारे पास रेफरेंस डेटा टाइप और वैल्यू टाइप डेटा टाइप। ठीक है, और इसके साथ हम लोगों ने देखा इसकी कंसोल डॉट राइट लाइन और राइट के फंक्शन को। अब इसके अंदर आउटपुट का मैकेनिज्म तो हमें पता चल गया है, अब हम लोग इनपुट का मैकेनिज्म भी देखते हैं कि इनपुट किस तरीके से ली जाती है। कंट्रोल के सी, यानी कि इसको मैंने किया
बंद, और यहाँ पर हम लोग इसको दे देते हैं रीजन बना देते हैं ताकि आसानी से हम लोग करें। तो ये आ गया जी डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स आ गया। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग इसको कर देते हैं रीजन बना देते हैं एंड रीजन। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपने सारे के सारे कोड को जितना भी है इसे मिनिमाइज कर सकते हो। अभी आपको इतनी मुश्किल नहीं आएगी, नहीं तो बार बार स्क्रॉल करके ऊपर जाना पड़ता था और नीचे आना पड़ता था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक इंटीजर टाइप वैल्यू लेता हूँ, यानी कि एज नेम रख लिया इसको, और ये मैंने सिर्फ डिक्लेयर ही किया। अब मैंने यूज़र से वैल्यू लेनी है, तो एज की अगर वैल्यू लेने के लिए हमारे पास क्या आता है, कंसोल डॉट राइट लाइन का एक कंसोल डॉट रीड लाइन का एक फंक्शन था यूज़र से वैल्यू लेने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मसला ये आता है कि जो कंसोल डॉट रीड लाइन है ये स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है, जो ये वैल्यू लेके आएगा वो स्ट्रिंग है, जबकि इंटीजर के अंदर जो वैल्यू होती है वो 0 to 9 यानी कि इंटीजर टाइप की जो वैल्यू वो आएगी। तो ये जो वैल्यू वो रिटर्न करेगा वो स्ट्रिंग टाइप की होगी। अगर आप नीचे एरर पढ़ सको तो देखो वो कह रहा है कि नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर, यानी कि कंसोल डॉट राइट लाइन जो है ये आप लोगों को स्ट्रिंग वैल्यू देता है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए इसका एक फंक्शन है कन्वर्जन फंक्शन, कन्वर्ट डॉट टू इंट, यानी कि टू इंट 32 बिट, ये इंटीजर ही होती है। इसको दे दिया, पैरामीटर पास कर दिया जो हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज। ठीक है, अब जो भी वैल्यू यूजर से लेनी है इसके शुरू में कमेंट्स लिख देते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन इंटर योर एज, ये कर दिया। और यहाँ पर जो भी एज आ रही है इसको प्रिंट करा देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन के नाम से एज। इसको बिल्ड किया, सक्सेसफुली हो गया, और इसको हमने स्टार्ट किया इंटर योर एज, फर्स्ट करो 89, ज़्यादा हो गई 20, ओके किया। तो ये जो वैल्यू, अब देखो जो हमारे पास स्ट्रिंग टाइप थी, ये फ्लोट टाइप थी, उसके लिए हमें कन्वर्ट करना पड़ा। अब हम क्या करते हैं, एक और डेटा टाइप लेते हैं जैसे कि स्ट्रिंग ली, और मैंने इसको ले लिया जी एड्रेस इज इक्वल टू, बस ये लिया। और जो एड्रेस है ये भी मैं यूजर से लेना चाह रहा हूँ, एड्रेस आ गया मेरे पास, इसको मैं लेता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन, ओके किया। अभी देखो यहाँ पे उसने एरर नहीं दिया, क्यों? क्योंकि ये जो कन्वर्ट कर रहा है, ये जो रिटर्न करेगा ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, कंसोल डॉट रीड लाइन अगर आप इसके शुरू में देखो तो ये जो रिटर्न टाइप है इसकी क्या है, वो स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसलिए इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इंटर योर एज एंड एड्रेस, और ये ले लिया, कंसोल डॉट राइट लाइन कर लिया, और इसको मैंने प्लस करके यहाँ पर दे दिया एड्रेस। ठीक है, जो प्लस है यहाँ पे कॉन्केटिनेशन कर रहा है, यानी कि इसके अंदर ही ये दोनों वैल्यूज को क्या करेगा, कॉन्केटिनेट कर देगा। अगर ये देखो तो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है, जबकि ये मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू है, तो ये इन दोनों को क्या करेगा, कॉन्केटिनेट कर देगा। बिल्ड किया सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन बिल्ड हो गया, और इसको मैं रन करता हूँ। इंटर योर एज के अंदर ले देता 32, और यहाँ पे एड्रेस दे दिया जी मैंने और ये मेरे पास 32 और फैसलाबाद आ गया। अब इसको फॉर्मेटिंग करने के लिए आप लोग ये भी काम कर सकते हो। इसका फॉर्मेटिंग का वे एक और है, कंसोल डॉट राइट लाइन
अब अगर इसको मैं सही से प्रॉपर से फॉर्मेट करना हो तो ये देखो, यूजर एज इज ये किया और यहाँ पर मैंने वैल्यू ले ली और फ्रॉम जो भी उसका एड्रेस होगा वो ले लिया। अब ये मैंने दे दिया जी 0 और ये मैंने दे दिया जी 1, यहाँ पर दे दिया एज और यहाँ पर दे दिया इसका एड्रेस। इसको फॉर्मेटिंग करने का एक आसान और बेहतरीन तरीका जो है वो ये भी है कि आप इसको पूरे को स्ट्रिंग वैल्यू लिखें और बाद में जो भी वैल्यूज या जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उनको उनकी नंबरिंग के लिहाज से लिख दिया जाए। अब इसको मैं रन करता हूँ। यूजर एज दे दीजिए 69 और ये बिलोंग्स टू तो यूजर एज इज 69 एंड ही शी बिलोंग्स फ्रॉम लाहौर। ओके किया। अब अगर यही काम मुझे करना पड़ता इस वाले में ये फॉर्मेटिंग करना ज़रा मुश्किल थी। क्यों? क्योंकि मुझे बार बार कॉन्कैटिनेशन करनी पड़ती थी कि यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ जी योर एज और फिर इसको कॉन्कैटिनेट किया और फिर यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन दी, फिर यहाँ पर दिया जी ही और शी फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कॉन्कैटिनेशन देना ज़रा इस तरीके से मुझे